नमस्कार। महाराष्ट्र की धरती को हमेशा से ही अप्रत्याशी और हाई वोल्टेज ड्रामे का केंद्र माना जाता रहा है। हाल ही में महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली के लुटियंस जोन तक एक ऐसी राजनीतिक सनसनी फैलाई गई जिसने पूरे देश के सियासी पंडितों को हैरान कर दिया। मीडिया और राजनीतिक गलियों में अचानक यह खबर आग की तरह फैल गई कि शरद पवार ने बीजेपी और एनडीए के सामने अपने हथियार डाल दिया है। चर्चाओं का बाजार इस कदर गर्म था कि यह दावा किया जाने लगा कि शरद पवार के 8 लोकसभा सांसद बहुत जल्द पाला बदलने वाले हैं या फिर शरद पवार खुद एनडीए को बाहर से समर्थन देकर अपनी पूरी पार्टी को केंद्र सरकार की नीतियों के साथ खड़ा कर देंगे। इस पूरी पटकथा को जिस तरह से बुना गया उसके पीछे कई मुलाकातों और कड़ियों का हवाला दिया गया, लेकिन जैसे ही यह खेल चरम पर पहुंचा, राजनीतिक के भीष्म पितामह कहे जाने वाले शरद पवार ने एक ऐसा नहले पर दहला मारा कि बीजेपी का यह सपना ताश की पत्तों की तरह बिखर गया। राजनीति में कोई भी खबर बिना ठोस आधार के इतनी बड़ी सनसनी नहीं बनती। इस पूरे घटनाक्रम को हवा देने के लिए महाराष्ट्र और दिल्ली में हुई 2 प्रमुख बैठकों का सहारा लिया गया, जिन्हें मीडिया के एक खास वर्ग ने शरद पवार के आत्मसमर्पण के रूप में पेश किया। इस पूरे ड्रामे की शुरुआत मुंबई के एक आलीशान 5 स्टार होटल में हुई। खबर आई कि शरद पवार गुट के सबसे भरोसेमंद सिपा सलाहकार और एनसीपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और वरिष्ठ नेता विनोद तावरे के साथ एक लंबी और बंद कमरे में बैठक की। इस बैठक के बाद सियासी गलियों में यह कयास लगाने जाने लगे कि दोनों नेताओं के बीच किसी बहुत बड़े समझौते पर बातचीत चल रही है। सूत्रों के हवाले से मीडिया ने यह खबर चलाई कि विनोद तावरे और जयंत पाटिल के बीच इस बात को लेकर गहन मंथन हुआ कि यदि शरद पवार की पार्टी महायुति बीजेपी शिवसेना एनसीपी अजित पवार गुट में शामिल होती है तो पहले से वहां मौजूद सुनेत्रा पवार की राजनीतिक स्थिति का क्या होगा। जयंत पाटिल ने इस बैठक के बाद एनसीपी के कई और वरिष्ठ नेताओं के साथ भी बैठक की, जिसमें यह चर्चाओं को और बल मिला कि पवार गुट के भीतर कुछ बड़ा पक रहा है। मुंबई में इस बैठक की शुरुआत अभी शांत भी नहीं हुई थी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अचानक दिल्ली के लिए रवाना हो गए। फडणवीस के दिल्ली पहुंचते ही मीडिया ने यह दावा करना शुरू कर दिया कि वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शरद पवार की पार्टी को एनडीए में शामिल कराने के अंतिम फार्मूले पर मुहर लगवाने आए हैं। कहा गया कि फडणवीस की यह यात्रा महाराष्ट्र की राजनीति की पूरी तस्वीर ही बदल देगी और वे अमित शाह के साथ मिलकर इस बात का फैसला करेंगे कि शरद पवार को एनडीए में किस हैसियत से एंट्री दी जाए। हालांकि बाद में सरकारी सूत्रों ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि फडणवीस की यात्रा पूरी तरह से आधिकारिक थी और वे दिल्ली में नर्मदा प्रोजेक्ट तथा राज्य के अन्य लंबित विकास कार्यों के सिलसिले में केंद्रीय मंत्रियों से मिलने पहुंचे थे। लेकिन ऐसी आधिकारिक यात्राओं की आड़ में अक्सर बहुत बड़े सियासी एजेंडे तय किए जाते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मुख्यधारा की मीडिया और कुछ खास राजनीतिक विश्लेषकों ने जिस तरह से खबरें प्लान की, उसे देखकर ऐसा लगता था कि शरद पवार के एनडीए में जाने का पूरा खाका तैयार हो चुका है। मीडिया में यह दावा किया गया कि शरद पवार खुद को और अपनी पार्टी को बचाने के लिए बीजेपी के सामने 2 विकल्प पर चर्चा कर रहे हैं। पहला विकल्प मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि शरद पवार इस शर्त पर एनडीए का हिस्सा बनने को तैयार है कि उनकी बेटी सुप्रिया सुले को केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया जाए और उन्हें वही कृषि मंत्रालय सौंपा जाए जिसे कभी खुद शरद पवार ने संभाला था। इसके साथ ही पवार गुट को एक राज्य मंत्री का पद भी दिए जाने की बात कही गई। कहा गया कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस मांग को स्वीकार कर लेते हैं तो शरद पवार की एनसीपी औपचारिक रूप से एनडीए का हिस्सा बन जाएगी। दूसरा और सबसे चौंकाने वाला विकल्प जो मीडिया में परोसा गया वह था बाहर से समर्थन देने का फार्मूला। चर्चा फैलाई गई कि चूंकि शरद पवार खुलकर बीजेपी के साथ मन साझा नहीं कर सकते, इसलिए वे संसद और विधानसभा में एनडीए सरकार को बाहर से समर्थन देंगे। इसके पीछे तर्क यह दिया गया कि अगर पवार गुट बाहर से समर्थन देता है तो उसके 8 लोकसभा सांसद और विधायक पूरी तरह से
सुरक्षित रहेंगे। उन्हें किसी भी तरह की कानूनी या दल बदलू कानून की कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा उन्हें अपने अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए केंद्र सरकार से भारी भरकम फंड भी मिलेगा। इस तरह की खबरों के जरिए एक मनोवैज्ञानिक माहौल तैयार किया जा रहा था कि यदि आप केंद्र की सत्ता के साथ चलेंगे तो आपको फंड मिलेगा, नहीं तो राज्य और सांसदों को हक को मार दिया जाएगा। तमाम अफवाहें मीडिया और ट्रायल और बीजेपी की तरफ से आए कथित संदेशों पर फानी फेरते हुए शरद पवार ने अपनी चिरपरिचित शैली में ठोक बजाकर साफ कर दिया कि वे किसी भी स्थिति में महायुति या एनडीए के साथ नहीं जा रहे हैं। पवार के इस रुख ने उन सभी अटकलों पर हमेशा के लिए विराम लगा दिया जो पिछले कई दिनों से चलाई जा रही थी। लेकिन सवाल यह उठता है कि राजनीति के इस धुरंधर ने एनडीए के इस कथित ऑफर को एक झटके में क्यों खारिज कर दिया? इसके पीछे तीन बेहद महत्वपूर्ण और राजनीतिक कारण है। पहला कारण, शरद पवार आज अपने जीवन के उस पड़ाव पर है जहां उनके लिए अपनी बेटी सुप्रिया सुले की राजनीतिक विरासत को सुरक्षित और कलंक मुक्त रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सुप्रिया सुले ने हमेशा धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील राजनीति की वकालत की है। यदि शरद पवार इस उम्र में बीजेपी के साथ जाते हैं तो सुप्रिया सुले का पूरा राजनीतिक करियर और उनकी अब तक की छवि दांव पर लग जाएगी। महाविकास आघाड़ी और एनडीए गठबंधन में सुप्रिया सुले को जिस सम्मान और केंद्रीय भूमिका की गारंटी मिलती है वह एनडीए के छत्र छाया में कभी संभव नहीं होगा। दूसरा कारण, इस पूरे सियासी ड्रामे में सुनेत्रा पवार और शरद पवार के बीच की मुलाकात को लेकर भी कई तरह की सनसनीखेज खबरें उड़ाई गई। कहा गया कि सुनेत्रा पवार और शरद पवार मिलकर कुछ ऐसा नया गठजोड़ बनाने का प्लान तैयार कर रहे हैं जिसकी बुनियाद खुद अजीत पवार ने डाली थी। लेकिन हकीकत यह है कि अजीत पवार पहले से ही अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार और पूरे गुट के साथ एनडीए महायुति में शामिल है। मूल एनसीपी पार्टी के नाम पर और सिंबल का विवाद अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ऐसी स्थिति में अगर शरद पवार भी उसी पाले में चले जाते हैं जहां अजीत पवार और सुनीता पवार पहले से बैठे हैं तो यह शरद पवार के पूरे राजनीतिक जीवन के सिद्धांतों की हार मानी जाती। दो विपरीत ध्रुवों का एक ही गठबंधन में रहना व्यावहारिक रूप से असंभव है। तीसरा कारण, शरद पवार अच्छी तरह जानते हैं कि महाराष्ट्र की जनता ने लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी को जो अभूतपूर्व समर्थन दिया वह बीजेपी की तोड़फोड़ की राजनीति के खिलाफ जनता का आक्रोश था। यदि पवार इस मोड़ पर पाला बदलते तो वे महाराष्ट्र की जनता की नजरों में अपनी बची खुची साख भी खो देते। शरद पवार के इनकार वाले इस नहले पर दहला ने उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी को गदगद कर दिया है, क्योंकि इससे महाविकास आघाड़ी की एकजुटता और मजबूत होकर सामने आई। भारतीय जनता पार्टी आखिर क्यों शरद पवार की पार्टी को अपने पाले में लाने या उनके सांसदों को तोड़ने के लिए इतनी बेताब थी? इसका जवाब उन आंकड़ों में छिपा है जो शरद पवार की राजनीतिक हैसियत को बयां करता है। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद शरद पवार के पास जमीन से जुड़े और बेहद वफादार नेताओं की एक मजबूत फौज है। शरद पवार की एनसीपी के पास वर्तमान में 8 लोकसभा सांसद है जो संसद में विपक्ष की आवाज को मजबूती देते हैं। यह 8 सांसद महाराष्ट्र की अलग अलग बेल्ट से आते हैं और अपने क्षेत्रों में बेहद मजबूत पकड़ रखते हैं। बीजेपी की रणनीति इन 8 सांसदों या इनसे 2/3 को तोड़कर संसद में अपनी संख्या बल को मजबूत करने की थी। सांसदों के अलावा विधानसभा में शरद पवार के पास कुछ बेहद आक्रामक और वफादार विधायक है जिन्होंने अजीत पवार के विद्रोह के समय भी शरद पवार का साथ नहीं छोड़ा था। इन विधायकों और सांसदों की एकजुटता ही वह सबसे बड़ी दीवार थी जिसे ढाने में बीजेपी के सारे रणनीतिकार नाकाम हो गए, फेल हो गए। इस पूरी सियासी ड्रामे और अफवाहों को अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका सीधा संबंध संसद की आगामी मानसून सत्र से था। केंद्र की मोदी सरकार इस सत्र में कई महत्वपूर्ण और बड़े विधेयक लाने की तैयारी में है जिसमें डिलिमिटेशन, परमिशन और बहिरा आरक्षण बिल को नए स्वरूप में लागू करना शामिल है। इस महत्वपूर्ण विधेयक को पारित करने के लिए सरकार को संसद के दोनों सदनों में भारी बहुमत की आवश्यकता होगी। मीडिया में यह खबर फैलाई गई कि तमिलनाडु की डीएमके के 22 सांसद, टीएमसी के 26 सांसद और उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसद वोटिंग के दौरान संसद से
वॉकआउट कर सकते हैं या अनुपस्थित रह सकते हैं। यदि इतने सांसद वोटिंग के समय सदन में बाहर चले जाते हैं तो सदन की कुल संख्या कम हो जाएगी और इसके साथ ही बहुमत का जादुई आंकड़ा भी घट जाएगा। ऐसी स्थिति में यदि शरद पवार के 8 सांसद सरकार के पक्ष में वोट कर देते हैं या तटस्थ रह जाते हैं तो सरकार बिना किसी बाधा के बड़े से बड़ा कानून पास करवा लेगी। लेकिन इस पूरे गुना गणित को फैलाने वाला यह भूल गए कि शरद पवार के 8 सांसदों के जुड़ने के बाद भी एनडीए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत के आंकड़े के आसपास भी नहीं पहुंच पा रही थी। यह पूरा कायवाद सिर्फ और सिर्फ विपक्षी दलों के मनोबल को तोड़ने और शरद पवार को एक विलेन के रूप में पेश करने की एक सस्ती राजनीतिक चाल थी, जिसे शरद पवार ने समय रहते भांप लिया। इस पूरे घटनाक्रम के पटाक्षेप ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि शरद पवार को भारतीय राजनीति का पावर हाउस क्यों कहा जाता है। बीजेपी ने जिस ऑपरेशन लोटस के जरिए शिवसेना और बाद में अजित पवार की एनसीपी को तोड़ा, उसी फार्मूले का इस्तेमाल वे शरद पवार के बचे हुए 8 सांसदों पर करना चाहते थे। इसके लिए बाकायदा मीडिया में खबरें प्लान कराई गई, बैठकों के मायने गढ़े गए और केंद्रीय फंड का डर दिखाया गया। लेकिन शरद पवार ने अपने एक करे फैसले से बीजेपी के इस चक्रव्यूह को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। उनके इस कदम से न केवल उनके सभी 8 सांसद और विधायक एकजुट रहे, बल्कि महाविकास आघाड़ी के सहयोगी उद्धव ठाकरे और कांग्रेस का भरोसा भी उन पर और मजबूत हो गया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शरद पवार का यह रुख बीजेपी और महायुति के लिए एक बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका है। अब देखना यह होगा कि यह सियासी शिकस्त के बाद बीजेपी महाराष्ट्र फतह करने के लिए कौन सी रणनीति अपनाती है। लेकिन फिलहाल तो सियासत के इस खेल में शरद पवार का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।